Dear students, before the examinations, when you will complete your syllabus, you can check through these videos, you can check your performance, what you have done, what you have not done through these videos. Step by step, we will revise the whole the syllabus, where you can check कि आप लोगों ने क्या किया हुआ, क्या नहीं किया हुआ, क्या छूटा हुआ है और विद प्रेजेंटेशंस हमें किस प्रकार से एग्जाम्स में अपने आंसर्स को बनाना है थ्रू दिस वीडियोस हम वही समझेंगे. नाउ दिस इज द सिलेबस इन सब चैप्टर्स को कि हम किस प्रकार से रिवाइज करें और रिविजन्स में हमें क्या क्या ध्यान रखना है, क्या हमने किया क्या नहीं किया. स्टेप बाय स्टेप इन एवरी कंटेंट्स वी विल चेक द परफॉर्मेंस ऑफ आवर्स. चलिए स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट नंबर चैप्टर 3 टॉपिक्स आर गिवन. फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट. सिंपल ही टॉपिक है. 5 फंक्शंस यू मस्ट नो. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड द कंट्रोलिंग. पीओएसडीसी की इमेज को ध्यान रखिए और इन्हीं फंक्शंस को हमें एक्सप्लेन करना है एग्जाम्स में. कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती आप लोगों को, आराम से इनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. सेकेंड टॉपिक वेरियस कमिटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. प्री, ड्यूरिंग एंड द पोस्ट. प्री, ड्यूरिंग एंड द पोस्ट इमेजिनेशन के थ्रू, चूंकि आप लोगों ने टूर्नामेंट को देखा हुआ तो उसी इमेजिनेशन से इन सबको याद करना, बट इनको हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना. प्री, ड्यूरिंग एंड द पोस्ट कमिटीज, इनके फंक्शंस पर क्वेश्चंस आएगा या ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आएगा तो विच इज नॉट द प्री कॉम्पिटिशंस कमिटीज, फाइंड आउट द ऑप्शंस. तो आप लोगों को ये टेबल्स ध्यान रखनी है और इनके बेसिस पर अपने आंसर्स को कंप्लीट करना है. नाउ थर्ड नंबर टॉपिक जो दिया हुआ प्री एंड द पोस्ट कमीशंस. आफ्टर दैट थर्ड नंबर टॉपिक दिया हुआ है प्रोसीजर्स टू डू द फिक्सचर्स, नॉकआउट एंड द लीग मेथड. नॉकआउट और लीग में जब फिक्सचर्स को बनाते हैं तो हमें किन स्टेप्स को ध्यान रखना है. नाउ एसेंशियल पॉइंट्स फॉर द नॉकआउट टूर्नामेंट. इन 5 स्टेप्स को ही हमें ध्यान रखना है किसी भी फिक्सचर्स को ड्रॉ करने से पहले. नंबर ऑफ टीम्स, इवन नंबर है या ऑड नंबर है. उसके बाद आता है टीम का डिविजन्स, हाफ में या क्वार्टर में होगा. वेयर इज द 22 डिविजन्स, 22 कैलकुलेशंस, 22 डिविजन्स, इसके फॉर्मूला डेफिनेशंस वो हमें याद करनी है. हेलो स्टूडेंट्स, अब बोर्ड की टेंशन खत्म. एलन करियर इंस्टीट्यूट की 34 इयर्स की लेगेसी का बेनिफिट अब आपको बोर्ड्स में भी मिलने वाला है. हम आपके लिए लाए हैं PYQs, सैंपल पेपर्स, NCERT सॉल्यूशंस एंड अ कॉम्बो ऑफ प्रैक्टिकल बुकलेट्स, जिसमें आपको एक साथ मिलेंगे PCB और PCM के प्रैक्टिकल्स. और ये सब अवेलेबल है ई-कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट और Amazon पर. चलिए इवन नंबर ऑफ टीम्स अगर होती है तो हाफ डिविजन्स n/2 फॉर्मूला होगा. तो एज अ बाई का फॉर्मूला है नेक्स्ट पावर 2 माइनस टोटल टीम्स इज अ फॉर्मूला टू फाइंड आउट द 22 को फिर 2 पार्ट में डिवाइड करना. अपर हाफ द लोअर हाफ 22. नंबर ऑफ मैचेस n माइनस 1 इज द फॉर्मूला एंड नंबर ऑफ राउंड्स. नेक्स्ट पावर 2 ऑफ द टीम्स इज कॉल्ड द राउंड्स. बाई के डेफिनेशंस क्या आपने याद किया या नहीं किया, ध्यान रखिएगा. 1 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है, वेयरएज इनके डिस्ट्रीब्यूशंस पर 3 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है. सो इमेज को ध्यान रखिएगा 22 के डिस्ट्रीब्यूशंस में. वेयरएज अगर ओड नंबर टीम्स में क्वेश्चन बनता है तो हाफ डिवीजन में n+1/2 फॉर द अपर हाफ. ये ध्यान रखना. एग्जाम्स में क्वेश्चंस में फॉर्मूला कैन बी आस्क्ड और द कैलकुलेशंस कैन बी आस्क्ड. लोअर हाफ n-1/2. टीम के डिवीजन में +1 ऊपर हाफ में जाता है. वेयरएज जब हम 22 को डिवाइड करते हैं, ओड नंबर ऑफ 22 को डिवाइड करते हैं तो अपर हाफ 22 में NB-1/2, whereas the NB+1/2 for the lower half. Maybe the formula, maybe the calculations can be asked in the examinations. Number of matches, number of rounds वही है. Whereas जब हम क्वार्टर डिविजन्स को कंप्लीट करते हैं तो उसमें हमें क्या ध्यान रखना है, ये टेबल्स जो आप लोगों की बुक्स में भी है आप ध्यान रखिएगा. इस टेबल्स के अकॉर्डिंग ही हमें टीम्स को क्वार्टर में डिवाइड करना है. फर्स्ट रोज Q एंड द Q. सेकेंड रो में फर्स्ट क्वार्टर में ही एक्स्ट्रा टीम को जाना है. इफ द 1 टीम आर एक्स्ट्रा देन इट विल गो इन द फर्स्ट क्वार्टर. इफ द 2 टीम्स आर एक्स्ट्रा इट विल गो इन द फर्स्ट एंड द थर्ड क्वार्टर. ध्यान रखिएगा फर्स्ट और थर्ड में जाती है. वेयरएज इफ द 3 टीम्स आर एक्स्ट्रा, फर्स्ट सेकंड थर्ड में उस एक्स्ट्रा टीम का डिस्ट्रीब्यूशंस होता है. ये टेबल्स ही है जो आप किसी भी फिगर्स पर अप्लाई कर सकते हैं और इनका प्रेजेंटेशंस भी यूज कर सकते हैं. वेयरएज 22 के डिविजन्स में ध्यान रखिएगा अपर हाफ और लोअर हाफ की 22 का डिस्ट्रीब्यूशन जब आप करते हैं तो फिर हमें फिर Q1 और Q2 में अगेन डिस्ट्रीब्यूट करना, डिवाइड करना पड़ता है. सो Q1, Q2, Q3 इन द Q4 में डिवाइड करना पड़ता है क्वार्टर डिवीजन नॉकआउट मेथड में. नंबर ऑफ मैचेस, नंबर ऑफ राउंड्स वही फार्मूलाज हैं. Whereas सीडिंग मेथड में सिंपल और स्पेशल है. सिंपल में 22 will not be given, 22 can be given in the simple सीडिंग मेथड, whereas the special the 22 will not be given. डिफरेंस को ध्यान रखिएगा और साथ में कैलकुलेशन भी. सिंपल तो सिंपल ही है बट स्पेशल में हम रिमूव करते हैं नंबर ऑफ टीम्स को 22 कैलकुलेशंस में. आफ्टर दैट वी विल कैलकुलेट द 22. सो ये फिक्सचर्स आप ध्यान रखिएगा. बिल्कुल नीट एंड क्लीन फिक्सचर्स बनने चाहिए चाहे किसी भी मेथड में हो. इवन नंबर, ऑड नंबर, चाहे क्वार्टर डिविजन हो,
फिक्चर सिंपल लेकिन बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए। फर्स्ट राउंड के मैचेस सिंगल लाइन में, सेकंड राउंड के मैचेस एक सिंगल लाइन में, थर्ड राउंड के मैचेस एक सिंगल लाइन में आने चाहिए। नीट एंड क्लीन डायग्राम, प्रॉपर स्पेस को यूज करते हुए आप डायग्राम्स को बनाइए। और नंबर्स, टीम के विनर्स को डिक्लेयर कीजिएगा। राउंड्स हैव टू बी मेंशन, किसी भी एक ब्लॉक में वेन्यू, डेट, टाइमिंग, वेयर द सिग्नेचर अथॉरिटीज जो हमें यूज करना पड़ता है। इन सबको ध्यान रखते हुए हमें फिक्चर्स को बहुत नीट एंड क्लीन ड्रॉ करना है। स्टेप्स को ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्टेप्स पे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, इवन नंबर या ऑड नंबर हो, चाहे कैसे भी टीम्स हो, उन पर क्वेश्चंस हमें एग्जाम्स में मिल जाता है। Whereas round robin league, the second tournament, the league method, round robin league, Mr. Berger they invented this method in the Britain. So Berger system it is also called. ये 3 names है इन मेथड के, किसी भी एक नेम पर क्वेश्चंस बनता है। Procedures to draw the fixtures, 3 methods है। Cyclic, staircase and the tabular or the graphical method. Staircase, tabular or the graphical method. Tabular or the graphical method is not a part of syllabus. So cyclic staircase ही ध्यान रखना है। Whereas number of matches, number of rounds के लिए फॉर्मूलाज हैं, ये क्या आपने कंप्लीट किए नहीं किए, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटीज बनती है। नाउ कैलकुलेशंस और द फॉर्मूला कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशंस। वेयर द फिक्चर्स, जब फिक्चर्स बनाएंगे आप तो ये रोटेशंस, डायरेक्शंस, एवरीथिंग यू विल रिप्रेजेंट इन द एग्जामिनेशंस। फिक्चर्स आपका जब भी बनेगा तो इसी प्रकार से बनना चाहिए। बेशक बुक में इस प्रकार से एक्सप्लेन नहीं किए हुए, पर आपके डायग्राम्स में ये सब कुछ होना चाहिए। Whereas odd number टीम में वन टीम बाई को फिक्स करते हुए हमें रोटेशंस करना है। रोटेशंस है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, सो डायरेक्शंस यू हैव टू मेंशन इन द एग्जामिनेशंस। Whereas स्टेयरकेस का फॉर्मूलाज में ये सब स्टेप्स, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ राउंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, सो देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट द राउंड्स। हमें इसी प्रकार से फिक्चर्स को ड्रॉ करना है। नीट एंड क्लीन हो, प्रॉपर स्पेसिंग को यूज करते हुए अपने आंसर्स को बनाइएगा। नाउ 2 point, 1 point and the 0 point awarded for the winners, losers or the draw matches. Whereas in addition of this method, हमें 2 मेथड और भी हैं, ब्रिटिश एंड द अमेरिकन पॉइंट सिस्टम, जिनके फॉर्मूलाज हैं। क्या आपने वो कंप्लीट किए या नहीं किए, क्योंकि 2 मार्क्स में ब्रिटिश पॉइंट सिस्टम जो है एग्जाम में पूछा हुआ है। मे बी द फॉर्मूला, मे बी द कैलकुलेशंस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशंस अबाउट दिस इज द चैप्टर नंबर 1, जिनमें हमें इन पर फोकसिंग करते हुए अपने एग्जाम्स में अपने आंसर्स को बनाना है। नाउ चैप्टर नंबर 2, Children's and the women's in sports. In this chapter, first topic दिया है common postural deformities. Deformations को जब हम कंप्लीट करेंगे तो इनके क्या क्या थिंग्स यहाँ लगी है। Now, postural deformities अपर बॉडी और लोअर बॉडी में डिवाइड करते हुए हमें कंप्लीट करना है। अपर बॉडी में स्पाइनल कर्वेचर, 3 डिफॉर्मिटीज हैं, काइफोसिस, लॉर्डियोसिस एंड स्कोलियोसिस, whereas the round shoulder. लोअर बॉडी में 3 डिफॉर्मिटीज अगेन आती है, नॉक नीज, bow legs एंड द फ्लैट फुट। मेन थिंग्स को ध्यान रखिएगा, बट यहाँ पर पिक्चर्स, डायग्राम्स को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनसे इमेज सेक्शन से एग्जाम्स में बनता है। नाउ हंचबैक और द राउंड अपर बैक, दिस इज कॉल्ड काइफोसिस। डायग्राम्स को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इमेज सेक्शन से क्वेश्चन बनता है। मे बी द डायग्राम्स कैन बी आस्क्ड, डायग्राम्स इज आइडेंटिफाई द डायग्राम्स, आइडेंटिफाई द कर्वेचर्स, इस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर। हंचबैक, मे बी द क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड कि व्हिच डिफॉर्मिटी इज नॉन ए हंचबैक, सो इनके मेडिकल नेम्स भी हमें ध्यान होने चाहिए। नाउ काइफोसिस, लॉर्डियोसिस, स्वाबैक, होलोबैक और द स्वाबैक इट इज ऑल्सो कॉल्ड। डायग्राम को ध्यान रखिएगा, कोजेज एंड द रेमेडीज सेक्शंस को आप अपने लाइफ में जो देखा हुआ है उसी को ध्यान रखते हुए आप खुद लिख सकते हैं अपने वर्ड्स में। सो वो सेंस गेन कीजिएगा कि किस प्रकार से हमें इनके कोजेज एंड द रेमेडीज को लिखना है, बट यही सब कुछ यूज करना है। ये ऑब्जेक्टिव के टर्म के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस पर हमें मिल सकते हैं। स्कोलियोसिस, सी और द एस शेप कर्वेचर विल बी सीन इन द स्पाइन, सो कर्वेचर इज जस्ट लाइक दैट वे, ये इस प्रकार से आपको कर्वेचर मिलता है। Whereas round shoulder, the shoulder are not in a proper line. Ears and the shoulders are in a single line, but line of the shoulders are not in proper place. The round shoulders will be created. So ये सब कुछ हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर knock knees, genuvalgum, this is non-noun. The knees will strike each other, inward है ये। Now इनके सबके causes, symptoms को, causes and the remedies को हम अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं एग्जाम में। genuvarum, bow legs is also called the rickets, जिसे हम जानते हैं। So this term is known as rickets. Rickets को genuvarum भी बोलते हैं। इस पर क्वेश्चंस मिलने की प्रोबेबिलिटीज बन जाती है। सो इन मेडिकल नेम्स को हमें कंप्लीटली ध्यान रखना है। Whereas flat foot, it is also called the pace planners. इन्हीं को ध्यान रखिएगा। इन मेन थिंग्स को डायग्राम्स पर एग्जाम्स में इस सेक्शन से क्वेश्चंस बनता है। कुछ सेक्शंस हैं हमारी बुक में जहां पर डायग्राम से क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटीज बनती है। नाउ
सेकेंड टॉपिक मिनाक डेफिनेशंस आपको अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। कॉजेज एंड इनके सिम्टम्स को आप एक रीडिंग सेक्शन से एग्जाम्स में लिख सकते हैं। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स इन दिस नाउ। whereas menstrual dysfunctions disorders or the irregularities in the woman's menstruation cycle, मेन थिंग्स को ध्यान रखिएगा। कॉजेज एंड इनके सिम्टम्स को आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं। सेकंड थर्ड टॉपिक है फीमेल एथलेटिक ट्राइड। ट्राइड इज अ सिंड्रोम ऑफ थ्री प्रॉब्लम्स। तीन प्रॉब्लम्स का सिंड्रोम दिया हुआ है। तीनों प्रॉब्लम्स क्या है जो इंटररिलेटेड है आपस में। इनके सिम्टम्स को आप अपने एक रीडिंग सेक्शन से कंप्लीट कर सकते हैं। बट थ्री प्रॉब्लम्स जो दी हुई हैं वो दी हुई हैं एमनोरिया, ऑस्टियोफोरोसिस एंड द ईटिंग डिसऑर्डर्स। इन थ्री प्रॉब्लम का सिंड्रोम ही है। इनके सिम्टम्स एंड द कॉजेज ऑलमोस्ट सेम है, पर इनकी डेफिनेशंस पर हमें फोकसिंग करना है। प्राइमरी इन द सेकेंडरी एमनोरिया, ऑस्टियोफोरोसिस क्या होता है, ईटिंग डिसऑर्डर्स, इन पर ध्यान रखना है। दिस इज द ऑस्टियोफोरोसिस जिसको ध्यान रखना, एमनोरिया प्राइमरी एंड द सेकेंडरी। ये एग्जाम्स में क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये पुटअप होने की प्रोबेबिलिटीज बनती है, सो इनको ध्यान रखिएगा। नाउ ईटिंग डिसऑर्डर्स पर 5 मार्क्स में भी क्वेश्चंस बन सकता है, चाहे वो एनोरेक्सिया हो चाहे बुलिमिया है। अगर बुक्स में कंटेंट्स नहीं है तो आपको खुद को प्लान करना पड़ेगा। सो इनके कॉजेज, सिम्टम्स एंड द मैनेजमेंट ऑफ द एनोरेक्सिया एंड द बुलिमिया को आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। कॉजेज, सिम्टम्स एंड द मैनेजमेंट को ध्यान रखिएगा। नाउ एनोरेक्सिया इट इज ऑफ 2 टाइप, रिस्ट्रिक्शंस इन द पर्जिंग whereas the बुलिमिया पर्जिंग एंड द नॉन पर्जिंग। इन टाइप्स को ध्यान रखते हुए आप अपनी प्रिपरेशंस में वो स्टेप्स रखिएगा। सो दिस इज द चैप्टर नंबर 2। थर्ड नंबर चैप्टर योगा एज अ प्रिवेंटिंग मेजर्स फॉर लाइफस्टाइल डिजीजेज। अपने आंसर बनाने की ओर जाएंगे तो हमें जो ट्रिक की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने आंसर्स को बनाइएगा। यहाँ पर नाउ दिस इज द सिलेबस। इन दिस द आसनाज नेम्स आर गिवन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेमोराइज ऑल द आसनाज। हर एक के आसन्स आपको याद होने चाहिए। विच इज नॉट द आसन्स टू कंट्रोल द ओबेसिटी। द क्वेश्चंस कैन बी अपीयर इन द एग्जामिनेशंस। ऑब्जेक्टिव में इसी प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं। इसी लिस्ट से आपको चेक करना है कि क्या क्वेश्चंस में दिया हुआ है, और ये साथ के साथ में हर आसन की इमेज माइंड पर होना चाहिए। आइडेंटिफाई द आसनाज। ये क्वेश्चंस जनरली सैंपल पेपर में भी आया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में। वेरेज हर आसन की इमेज होना चाहिए, बट साथ के साथ में हर आसन के बारे में आपको इन एवरी आसन हमें थ्री थिंग्स कंप्लीट करना है। प्रोसीजर्स, बेनिफिट एंड द कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। इन तीनों चीजों को हमें कंप्लीट करना है। सो इसे अपनी लैंग्वेज में यूज कीजिएगा। इमेज को ही एक्सप्लेन कीजिएगा। प्रोसीजर्स में बेनिफिट को आप अपने हिसाब से टेबल को ध्यान रखते हुए कंप्लीट कर सकते हैं, वो हमें कंप्लीट करना है। यहाँ पर अपने राइटिंग सेक्शंस को खुद जनरेट करें। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में आपको कुछ डिजीजेस को यूज करते हुए कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को प्रेजेंट करना है एग्जाम्स में। बट ये टेबल आपको 100% याद होना चाहिए। आसन्स की इमेज आपके माइंड पर 100% होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के रिलेटेड, इन्हीं के रिगार्डिंग क्वेश्चन एग्जाम में बनने की प्रोबेबिलिटीज बनती है। फोर्थ नंबर चैप्टर में अगर आप देखें तो फिजिकल एजुकेशन एंड द स्पोर्ट्स फॉर CWS इन चिल्ड्रन। यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस कुछ ज़्यादा हैं, क्योंकि जो फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है वहाँ पर आपको स्पेशल एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट है। ऑर्गेनाइजिंग, प्रमोटिंग डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स। 3 स्पोर्ट्स आर गिवन, स्पेशल ओलंपिक, पैरालंपिक एंड द डेफलिम्पिक। स्पेशल ओलंपिक में आपको क्या क्या थिंग्स को ध्यान रखना है। हिस्ट्री में मार्किंग करनी है 1 मार्क की, चूँकि 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव की टर्म यहाँ पर बहुत सारी है। ईयर्स पर फोकस करना है, ओरिजिन कहाँ हुआ, इन विच ईयर्स, तो ये सब कुछ आपको ध्यान रखना है। साथ के साथ में सिंबल्स, इनके सिंबल्स को भी ध्यान रखना है, क्योंकि इनके रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस बनते हैं। नाउ लोगोस ऑफ द स्पेशल ओलंपिक, हु इन्वेंट, फाउंडर्स नेम्स, ये सब कुछ आपको ध्यान रखना है। ऑथ इज गिवन, फ्लेम, रिगार्डिंग द फ्लेम समथिंग इज गिवन। तो ये सब कुछ आपको ऑब्जेक्टिव टर्म के अकॉर्डिंग ही मेमोराइज करने हैं इन सब टर्म्स को, ताकि हम ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम्स में नहीं आए। नाउ वेयर स्पेशल ओलंपिक 3 प्रोग्राम्स आर गिवन, सो इन प्रोग्राम्स को भी ध्यान रखिएगा। प्रोग्राम्स रन बाय द स्पेशल ओलंपिक, इनके रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटीज बनती हैं, सो इनको ध्यान रखिएगा। 3 प्रोग्राम्स है, यंग एथलीट प्रोग्राम्स, यूनाइटेड स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स, इनके डिस्क्रिप्शन दिए हुए, हेल्दी एथलेटिक्स प्रोग्राम्स, इन पर भी फोकसिंग कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटीज यहाँ से भी बनती है। वेरेज स्पेशल ओलंपिक स्पोर्ट्स रूल्स एंड द गाइडलाइंस, रीडिंग सेक्शन से एक बार रीडिंग करने पर भी आप बड़े आराम से इनके रूल्स को अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं एग्जाम्स में। पैरालंपिक हिस्ट्री इज गिवन, मार्क द हिस्ट्री, हाईलाइटेड कीजिएगा उन थिंग्स को जो हमें मेमोराइज करनी है, ताकि हम ऑब्जेक्टिव में कहीं पर भी प्रॉब्लम में नहीं आए। सो ऑब्जेक्टिव में हम प्रॉब्लम में ना आए तो नेचुरली हमें इस चैप्टर पर फोकसिंग करने की रिक्वायरमेंट है। मेमोरीज बिल्डअप करनी पड़ेंगी, जो कि रिविजन्स में हमारे काम आएगा। सो परफेक्टली रिवाइज कीजिएगा उन कंटेंट्स को रेगुलर बेसिस पर, मार्क द कंटेंट्स एंड रिवाइज प्रॉपरली, ताकि ये हमारे ब्रेन पर रहे और हम ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम में नहीं आए। क्लोजिंग इन द ओपनिंग सेरेमनी, ये सब कुछ है। पैरालंपिक एंथम्स, जो सब कुछ है, राइटर्स नेम्स किसने
में यूज़ किया हुआ है, सब कुछ याद करना है। कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स, कैटेगरीज को आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि इनके रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है। साथ के साथ में पैरालंपिक सिंबल्स, वो भी ध्यान रखना है ना। इंटरनेशनल पैरालंपिक कमिटीज़ क्या होता है, उसके बारे में, कब स्टार्ट हुई है, कब एस्टेब्लिश हुई है, ये सब कुछ हमें मेमोराइज करना है इन दिस चैप्टर। डेफलिम्पिक, हिस्ट्री ऑफ डेफलिम्पिक इज गिवन, मार्क द हिस्ट्री एंड मेमोराइज द कंटेंट्स। सो इन सब ये बारीकियां हैं जो हमें ऑब्जेक्टिव के, चूंकि ऑब्जेक्टिव में और वैल्यूबल क्वेश्चंस में हमें चॉइस ही अवेलेबल नहीं है, सो वहां पर हमें इन क्वेश्चंस को डेफिनेटली अटेम्प्ट करना है। अगर आपने इन कंटेंट्स को याद किया है तो नेचुरली आप प्रॉब्लम में नहीं आएंगे। नाउ whereas सेकेंड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एडवांटेज, आप अपने हिसाब से एडवांटेज को एग्जाम में खुद लिख सकते हैं, रीडिंग सेक्शन ही है। whereas एक और टॉपिक दिया हुआ है स्ट्रेटजीज विच स्ट्रेटजीज यूज विल यूज टू असेसेबल फॉर द चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड। तो अपनी स्ट्रेटजीज आप रीडिंग सेक्शन से खुद एग्जाम्स में पॉइंट फॉर्म में बना सकते हैं। इन दोनों ही टॉपिक से क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटीज बनती है 3 मार्क्स में। सो इन 2 टॉपिक को भी अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा अपने प्रिपरेशंस में। यूनिट नंबर 5, 5th नंबर चैप्टर में स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। जनरली 3rd क्लास ऑनवर्ड सीबीएसई में बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, प्रेजेंटली केमिस्ट्री में आपने काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है। सो इनको ध्यान रखिएगा किस प्रकार से बैलेंस डाइट कंसेप्ट वी कैन डिफाइन वेरी वेल, फंक्शन हमें मालूम है। सो ये टॉपिक्स तो बड़े इजी हैं जो आप लोग आराम से एग्जाम्स में कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है स्पेशली ये मैक्रोन्यूट्रिएंट लिस्ट आपके पास 100% कंप्लीट होना चाहिए। मैक्रो में 4 है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड द वाटर, वेयरएज माइक्रो मिनरल्स एंड द विटामिन्स, न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स 5 हैं, नॉन न्यूट्रिटिव्स। इनकी लिस्ट को हमें मेमोराइज करना है, ध्यान रखना है, क्योंकि ये इनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटीज है। डिस्क्रिप्शन में भी जनरली इन्हीं के बारे में एग्जाम्स में आंसर्स बनता है। whereas ये चार्ट, दिस चार्ट यू हैव टू कंप्लीट दिस चार्ट, ये चार्ट आपको अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि इसके रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटीज बनेगी ना। हर वाइटामिन को, क्योंकि जब इनके ऊपर क्वेश्चंस बनेगा तो आपको 4 थिंग्स में इनको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। डिस्क्रिप्शंस, फंक्शंस, सोर्सेज, रिकमेंडेशन एंड द फंक्शन। डिस्क्रिप्शंस आप केमिस्ट्री में जो पढ़ा हुआ उससे यूज कर सकते हैं। सोर्सेज को आप अपने हिसाब से फ्रूट, वेजिटेबल, ग्रेन्स के नेम्स को लिखते हुए कंप्लीट कर सकते हैं। रिकमेंडेशन जीके वाले ही क्वेश्चन हैं, सो आराम से हम लिख सकते हैं, बट फंक्शन पर स्पेशली फोकस करें इस चैप्टर में। साथ के साथ में इनके बेनिफिट्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग काफी सारी टर्म्स है। सो दिस टेबल विल हेल्प यू। बेनिफिट्स, एसेंशियल एंड द नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ये लिस्ट को भी ध्यान रखिएगा। Whereas deficiency diseases of all the vitamins, ये आपके ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग कंप्लीट होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा इन सबको, ताकि एग्जाम्स में इनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस बनने पर। Whereas फैट सोल्यूबल एंड द वाटर सोल्यूबल, दोनों ही विटामिन के डेफिशिएंसी के लिए जो डिजीज है वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए ना। साथ के साथ मिनरल्स डेफिशिएंसी डिजीजेस, वो भी यहाँ ना होना चाहिए। लेकिन साथ के साथ मिनरल्स में हमें एक और क्या ध्यान रखना है, मैक्रो एंड द माइक्रो मिनरल्स, लिस्ट ऑफ द मैक्रो एंड द माइक्रो मिनरल्स, ये भी हमारा अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। नाउ स्पेसिफिक विटामिन डिस्कवरीज इन दिस चैप्टर, ध्यान रखिएगा ये, क्योंकि बिफोर लास्ट ईयर द क्वेश्चंस, जो सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन था, हु डिस्कवर्ड द विटामिन बी, तो ये क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटीज बनती है एग्जाम में। सो इस लिस्ट को भी ध्यान रखिएगा, ताकि एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चंस आ जाए तो हम आराम से अपना इन कंटेंट के बेसिस पर कंप्लीट कर सके। सो दिस इज द 5th नंबर चैप्टर। 6th नंबर चैप्टर, टेस्ट इन द मेजरमेंट। इन दिस चैप्टर हमें कहाँ किन किन बातों को रिवाइज करना है और ध्यान भी रखना है। नाउ दिस इज द चैप्टर, ये सिलेबस है आप लोगों का। वेयरएज फर्स्ट जो टॉपिक दिया हुआ है फिटनेस टेस्ट, साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट इज गिवन। इन दिस 2 टेस्ट आर गिवन, दोनों के इवेंट हमारे पास कंप्लीट होना चाहिए। साथ के साथ इनके पर्पस, हर इवेंट के पर्पस, इक्विपमेंट के लिस्ट है, वो हमारे पास कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि इनके रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटीज बनती है। एज ग्रुप 5 to 8 ईयर्स, क्लास 1 to 3 स्टूडेंट्स के लिए 3 इवेंट्स हैं, BMI, फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट, द प्लेट टिपिंग टेस्ट। किसी भी टेस्ट पर जब आप क्वेश्चन के आंसरिंग करें तो 4 हेडिंग को यूज करें, पर्पस, इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, प्रोसीजर्स एंड द स्कोरिंग। इनको ध्यान रखते हुए अपने डिस्क्रिप्शंस को एग्जाम्स में कंप्लीट करें, सिस्टमेटिक आंसरिंग करें, जो कि केमिस्ट्री में जब आप टेस्ट लिखते हैं तो आप जनरली एक सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। सो हमें भी इस चैप्टर में एक परफेक्ट सीक्वेंस को फॉलो करते हुए अपने आंसर्स को बनाना है। वेरेज सेकंड जो टेस्ट दिया हुआ है, साथ के साथ BMI में हमें क्या देना, फॉर्मूला और टेबल। ये टेबल के नॉर्म्स आपके 100% कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटीज बनती है। वेरेज कैलकुलेशंस ऑफ BMI में भी हमें ये सब कुछ काम आती है।
वेरेज सेकंड नंबर जो इसके साथ के साथ फिगर आपके माइंड पर क्लियर होना चाहिए हर टेस्ट की। बीएमआई में तो आपको मेजर द हाइट एंड द वेट एक्यूरेटली तो सिस्टम है। वेरेज सेकंड जो टेस्ट दिया हुआ है आपका यहाँ पर फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट इमेज ध्यान रखिएगा। साथ के साथ मेटल बीम का साइज क्या होता है वो स्पेसिफिकेशंस भी आपके पास 100% चाहिए। 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर हाई एंड 3 सेंटीमीटर वाइड, ये इन पर क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटीज ऑब्जेक्टिव में बनेगी। सो इनको यूज कीजिएगा। वेरेज डायग्राम में प्लेट टैपिंग टेस्ट है, प्लेट टैपिंग करना तो इनके डिस्टेंस क्या होती है, स्पेसिंग कितना कितना गैप होता है, साइज क्या होता है, सर्कमफेरेंस, इन पर भी फोकस कीजिएगा साथ के साथ, ताकि एग्जाम्स में जो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस में हम डिफेक्ट नहीं खाएं। सेकंड जो टेस्ट दिया हुआ है इसी का वो है एज ग्रुप चेंज किया हुआ है 9 to 18 ईयर्स, क्लास 4 to 12 ईयर्स, ये सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। बीएमआई फिट मतलब इवेंट्स के नाम आपके यहाँ पर 100% कंप्लीट होना चाहिए। साथ के साथ इनके पर्पस पर एक सेपरेट क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में बन सकता है। सो ये ध्यान रखना है। बीएमआई तो सेम इवेंट है, कॉमन इवेंट है दोनों ही कैटेगरीज में। साथ के साथ इमेज, इन इमेजेस को आप अपने बेसिस पर भी एग्जाम्स में बना सकते हैं। जनरली पिक्चर्स मोड में आप जाएं। इस सब्जेक्ट में इस क्वेश्चन चैप्टर से क्वेश्चंस आने पर अपने आंसर के लेंथ को बड़े अच्छे से प्रेजेंट कीजिएगा। सिस्टमेटिक आंसरिंग में हमें उनके प्रेजेंटेशन भी रिक्वायरमेंट है। सो डायग्राम जहां रिक्वायरमेंट हो वहां जहां आप कंफर्टेबल हो वहां आप बनाते हुए अपने आंसर्स के लेंथ को बड़े अच्छे से प्रेजेंट कीजिएगा, कन्वर्ट कीजिएगा। These are the diagrams, इनके पर्पस आपके पास में 100% होना चाहिए। Now this is the push-ups for the boys and the modified push-ups for the girls। सेकेंड नंबर टॉपिक दिया हुआ है कंप्यूटिंग बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर। बीएमआई नहीं है, बीएमआर है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट को चूंकि 3 फॉर्मूलाज आर रिटन इन द बुकलेट, उन 3 फॉर्मूलाज पर हमें सबसे आखिरी में जो इक्वेशंस है, बट साथ के साथ में व्हेन हु तो हैरिसन द बेंडिक्ट इक्वेशंस है जनरली जो पब्लिश हुई है 1918 1919 में ये पब्लिश हुई है। इन पर क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटीज बनती है। लास्ट इक्वेशन जो कि हैरिसन बेंडिक्ट को रिवाइज किया था मैफ्लिन इन सेट जॉर्ज ने 1990 में, वो इक्वेशंस हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान रखना है। इट मे बी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस कैन बी पुट अप, ध्यान रखिएगा। हाइट इन द सेंटीमीटर, वेट इन द केजी, इन द एज इन द ईयर्स है। मे बी आपको मीटर में हाइट मिल जाए एग्जाम में क्वेश्चन में, तो हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हुए ध्यान रखना है। -161 फॉर द फीमेल्स प्लस 5 फॉर द मेल इज गिवन। इस इक्वेशन को ध्यान रखिएगा, इस पर क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटीज एग्जाम्स में बनती है। थर्ड नंबर टॉपिक रिकली इन द जोन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट। 6 इवेंट हैं, 6 इवेंट के पर्पस और उनके डायग्राम्स और प्रोसीजर्स हमारे पास कंप्लीट होने चाहिए। इन पर चाहे सिंगल इवेंट पर 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे या फिर कंप्लीट पूरे टेस्ट पर ही 5 मार्क्स में मेजर क्वेश्चन बन सकता है, ये ध्यान रखिएगा। सो इवेंट और इनके इमेजेस को ध्यान रखिएगा। Where is chair and reach test, sit in the reach है। So ये this is the diagrams, इन सबको हमें कंप्लीट करना है। Now बैक स्क्रेच टेस्ट फॉर द अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटीज, आपको पर्पस एग्जाम्स में अच्छे से याद होने चाहिए इन सभी इवेंट के, ताकि हम एग्जाम्स में कहीं पर भी प्रॉब्लम्स में नहीं आए। नाउ एक क्वेश्चंस लास्ट ईयर अभी टर्म 1 के एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चंस पूछा गया था, जहां बहुत से बच्चे कंफ्यूज हुए। व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द चेयर एंड द मार्कर कोन टू मेजर द स्पीड, एजिलिटी और द कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज ऑफ द चिल्ड्रन। तो देखिए मेजरमेंट जो होता है वो 8 फुट जाना और 8 फुट आना दोनों के बेसिस पे होता है। सो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन क्रिएट होता है एग्जाम्स में। हम मैक्सिमम बच्चों ने 8 फुट को ही आंसर्स को लिखा हुआ है, जबकि आंसर जो है वो 16 फुट है। क्योंकि कैलकुलेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ द स्पीड हम 8 जाना और 8 आने के बेसिस पे करते हैं। सो बोथ टाइप्स डिस्टेंस विल बी काउंटेड हियर। लैंग्वेज को बड़े अच्छे से पढ़िएगा और उसके हिसाब से ही अपने आंसर्स को प्लान आउट कीजिएगा। फिटनेस के कंपोनेंट के ऊपर पूछा हुआ है, क्योंकि एक क्वेश्चन में फिर कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। आइडेंटिफाई द ओड वन, फिगर ओड वन है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 3 टेस्ट की जो पिक्चर्स है वो आपको मिलेंगी एक टेस्ट से, और 1 इज अ डिफरेंट पिक्चर्स, यू कैन आइडेंटिफाई द ओड वन। बट एक बार फिर क्वेश्चन यहाँ पर कंफ्यूजिंग में पूछा हुआ है, आइडेंटिफाई द ओड फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स। अब आपको उन 4 कंपोनेंट्स को देखना होगा। 4 फिगर्स में जो दी हुई है उनमें कंपोनेंट्स जो हम यूज करते हैं पर्पस जो है उनको देखना पड़ेगा। अगर 3 फिगर्स में हम स्ट्रेंथ को पर्पस को फाइंड आउट कर रहे हैं तो जो ओड वन होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। अलग कंपोनेंट्स को हमें फाइंड आउट करना है उसमें से। सो लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ते हुए अपने आंसर्स को प्लान कीजिएगा। टर्म 1 में ये इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, आप अपनी सीबीएसई की वेबसाइट से डाउनलोड करके उनको और उनके आंसर्स को देख सकते हैं और अपना कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हैं एग्जाम्स में।
सो दिस इज द चैप्टर नंबर 5। ये एंड्योरेंस डेवलपमेंट 6 मिनट वॉक टेस्ट है, स्पेसिफिक डायमेंशंस है इसका, उसको ध्यान रखिएगा। 50 यार्ड स्पेस है, हर 5 यार्ड पर एक प्लास्टिक कोन है कि या मार्कर कोन को यूज किया हुआ है यहाँ पर। सो इस डायग्राम को भी ध्यान रखिएगा और अपने आंसर्स को अच्छे से बनाइएगा विद प्रेजेंटेशंस। यहाँ पर फोकसिंग करते अपने आंसर्स को बनाइएगा ना। चैप्टर नंबर 7 नंबर चैप्टर में किन किन टर्म्स में हमें स्पेशली फोकस करना है। टर्म्स चैप्टर्स में कंडीशंस इजी ही होंगी, रीडिंग सेक्शन से, पर यहाँ पर हमें पॉइंट को मेमोराइज करना है। थ्रू द पॉइंट्स यू हैव टू राइट द आंसर्स। नाउ दिस इज द चैप्टर। इस चैप्टर्स में फिजियोलॉजी सेक्शन से 3 टॉपिक दिए हुए हैं, whereas एक है इंजरीज सेक्शन से। जब फिजियोलॉजी सेक्शन में जाएंगे तो फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइन द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। 4 फिटनेस कंपोनेंट्स हैं, उन पर ये पूछे हुए क्वेश्चन से डायरेक्टली क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइन द कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, सो दीज आर द कंपोनेंट्स। इनकी मेमोरीज होना चाहिए क्योंकि इन पर डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछेंगे एग्जाम्स में। 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है, लेकिन जो रेड कलर में मार्क किए ये स्पेशली हाईलाइटेड टर्म जो रेड कलर में है, ये ध्यान रखिएगा, इन पर हमें लैंग्वेज फॉर्म अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि इनके रिगार्डिंग 1 मार्क्स में क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटीज बनती है। सो जितनी भी रेड मार्क में की हुई है इन पर हमें स्पेशली अलग से भी फोकस करना है। नाउ दीज आर द कंटेंट, सिंपल ही है। सेकंड जो टॉपिक दिया हुआ है इफेक्ट एक्सरसाइज ऑन द मस्कुलर सिस्टम। मसल्स के सिस्टम पे 2 प्रकार से इंपैक्ट है, शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म। दोनों ही आपके विद सेपरेशन क्लियर होने चाहिए। डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछेंगे, सो इन कंटेंट्स को यूज करते अपने आंसर्स को बनाइएगा। लेकिन साथ के साथ में ये टर्म हाइपरट्रॉफी ऑफ द मसल्स को, हाइपरट्रॉफी पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, सो इस टर्म को अलग से भी प्रिपेयर कीजिएगा क्योंकि इन पर क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटीज है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स इफेक्ट। तो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इन दोनों ही पार्ट में अलग अलग आंसर्स बनेंगे, वो हमें ध्यान रखना है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड द कार्डियो रेस्पिरेशन सिस्टम, इनको ध्यान रखना है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स में हमें शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म इंपैक्ट है, उनको ध्यान रखना है। यहाँ पर भी कुछ टर्म्स है, स्ट्रोक वॉल्यूम एंड द कार्डिक आउटपुट, जिस पर क्वेश्चंस 1 मार्क्स में बनने की प्रोबेबिलिटीज बनती है। सो इस टर्म को भी ध्यान रखिएगा। नाउ रेस्पिरेशन सिस्टम पर जो इंपैक्ट है शॉर्ट टर्म्स एंड लॉन्ग टर्म, तो यहाँ पर भी टर्म्स आएंगी। टाइडल वॉल्यूम आपको ध्यान रखना चाहिए, इनके वॉल्यूम को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटीज ऑब्जेक्टिव बनती है। रेसिडल, वाइटल और सेकंड विंड, इन टर्म पर स्पेशली आप फोकस करें प्रीवियस टॉपिक्स में। इन टर्म पर 1 मार्क्स में एडिशनल क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटीज है। क्लासिफिकेशन, इंजरी सेक्शन से क्लासिफिकेशन ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अकॉर्डिंग टू कॉजेज ऑफ इंजुरीज क्लासिफिकेशन ये आता है, डायरेक्ट इंजुरीज, इनडायरेक्ट इंजुरीज, लेकिन यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है वो आप लोगों की इंजरीज के ऊपर है। सो ये दिस क्लासिफिकेशंस अलग है। ये किस प्रकार से पूछा हुआ एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। सॉफ्ट टिश्यूज, बोन इंजरीज एंड द जॉइंट इंजरीज। सॉफ्ट टिश्यूज में 6 इंजरीज है जो आपके सिलेबस का पार्ट है, सो उसे ध्यान रखिएगा। क्लोज एंड द ओपन 2 पार्ट में, कंट्यूजन, स्ट्रेन एंड द स्प्रेन, इनके डिस्क्रिप्शंस को आप ध्यान रखिएगा और अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा इनको। साथ के साथ में इन सभी सेक्शंस में आपकी इमेजेस सेक्शन से यहाँ क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटीज बनेंगी। सो इमेजेस विल बी गिवन, आइडेंटिफाई, वो हो सकता है यहाँ पे क्वेश्चन बने। सो इनकी हर एक की इमेजेस आप नेट पर बैठ के कंप्लीट और क्लियर करें। नाउ इनके डिस्क्रिप्शंस को आप ध्यान रखिएगा, डिस्क्रिप्शंस यहाँ पर यूज करें। उसके अलावा आप अपना मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट इन द मैनेजमेंट सेक्शंस को यूज करते हुए जाइएगा। साथ के साथ में यहाँ पर प्राइस थेरेपी, PRIC, प्राइस थेरेपी को भी कंप्लीट करें। 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है क्योंकि ट्रीटमेंट में हम क्लोज इंजरीज में प्राइस थेरेपी को PRIC, दिस अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 वर्ड, उनको ध्यान रखिएगा। डिस्क्रिप्शन इज गिवन इन द बुकलेट, वो पर हमें फोकस करना है। मे बी द क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड अबाउट दीज। नाउ नेक्स्ट चैप्टर है 8 नंबर चैप्टर, बायोमैकेनिक्स एंड द स्पोर्ट्स। ये चैप्टर में हमें क्या ध्यान रखना है, क्योंकि ये चैप्टर पूरा आपका साइंस पर है, फिजिक्स पर ही बेस्ड है। 11th क्लास के फिजिक्स के टॉपिक ही दिए हुए हैं, पर इनके एप्लीकेशन पर हमें फोकसिंग करना है। चैप्टर में कंटेंट्स ये हैं जो आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस, इक्विलिब्रियम, व्हेयरएज द स्टडीइंग द डायनामिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फ्रिक्शंस एंड द प्रोजेक्टाइल। इन 5 टॉपिक को आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, लेकिन फिजिक्स नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। लैंग्वेज बहुत सिंपल ही रखिएगा। अबाउट दीज अगर क्वेश्चन बनेगा तो आप बड़े आराम से लिख सकते हैं, बट इनके एप्लीकेशन को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन पे क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटीज बनेगी। बायोमैकेनिक्स की डेफिनेशन में बायो एंड द मैकेनिक्स देयर आर 2 वर्ड। बायो मींस ह्यूमन मोशन ऑफ द लिविंग थिंग्स, व्हेयरएज द मैकेनिक्स इज द फील्ड ऑफ फिजिक्स। मतलब से टर्म पर डेफिनेशंस बनने की प्रोबेबिलिटीज है, वो ध्यान रखिएगा। आफ्टर दैट इनके डिस्क्रिप्शंस को और इनके एप्लीकेशन पर फोकसिंग करते हुए जाएगा। एप्लीकेशन में एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं, कुछ बुक्स में है जिनको ध्यान रखिए और एग्जाम्स में अपने आंसर्स। मे बी द डायग्राम्स इज गिवन, द पर्सन्स आर किकिंग द फुटबॉल, विच न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन विल बी एप्लीकेबल, ड्रिबलिंग द बास्केटबॉल। तो ये ऐसे डायग्राम्स हमें एग्जाम्स में आइडेंटिफिकेशन में 1 मार्क्स के टर्म पर मिल सकते हैं इस चैप्टर में। साथ के साथ में 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में क्वेश्चन बनेगा, तो इनके एप्लीकेशन पर ही क्वेश्चन बनेगा, वो ध्यान रखिएगा।
सो न्यूटन्स लॉ मोशंस चूंकि पढ़े हुए हैं इनको, और आप लैंग्वेज फॉर्म में तो आप आराम से अपने आंसर्स को बना सकते हैं। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ तो बड़े आराम से इन सब कंटेंट्स को हम बना सकते हैं। इक्विलिब्रियम, दिस इज द इक्विलिब्रियम, यहाँ पर इक्विलिब्रियम में स्टैटिक एंड डायनेमिक दोनों ही क्लियर होने चाहिए। इनके प्रिंसिपल्स वो हमें ध्यान रखना है। स्टैटिक एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम के कंटेंट्स को दिया हुआ है जो कि आप एक रीडिंग सेक्शन से भी कंप्लीट कर सकते हैं। गाइडिंग प्रिंसिपल्स टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी, ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस बन सकता है यहाँ से भी, सो ये भी आपके कंप्लीट होने चाहिए। एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम इन द स्पोर्ट्स, क्योंकि एप्लीकेशन तो हर टॉपिक में ही हमें आना चाहिए। आप अपनी लैंग्वेज, जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली आप इन्हीं कंटेंट्स को यूज करें, आपका परसेप्शन है लाइफ में कि गेम्स इन द स्पोर्ट्स की कौन कौन सी इवेंट को बेसिस बांधकर आप इनको एग्जाम्स में लिख सकते हैं। सो अपने आंसर्स आप खुद बना सकते हैं यहाँ पर एप्लीकेशंस करते हुए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है वो आपको मालूम है, एप्लीकेशंस पर फोकसिंग कीजिएगा। फ्रिक्शंस, प्रोजेक्टाइल, यहाँ कॉजेज ऑफ फ्रिक्शंस, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस, स्टैटिक एंड डायनेमिक, दो प्रकार के हैं। इनके डेफिनेशंस पर क्वेश्चंस डायरेक्टली ही एग्जाम्स में आएगा, पर एप्लीकेशंस के अलावा यहाँ पर डायनेमिक को फिर दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, स्लाइडिंग एंड द रोलिंग फ्रिक्शंस, इनको ध्यान रखिएगा। नाउ फ्रिक्शन पर जब क्वेश्चन बनेगा, इज फ्रिक्शंस इज एडवांटेजेस और द डिसएडवांटेजेस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, एप्लीकेशन में इस प्रकार के आप अपने हिसाब से अपने आंसर्स को खुद बना सकते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशंस पर अगर क्वेश्चन बनेगा तो ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाई आर द एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस इन शॉट पुट, जेवलिन थ्रो एंड डिस्कस थ्रो डिफरेंट, क्योंकि तीनों ही इवेंट में हाइट जो है वो अलग अलग होती है, थ्रोइंग हाइट जो अलग है बट लैंडिंग हाइट जो है वो डाउनवर्ड है ग्राउंड की ओर, सो प्रोजेक्टाइल का मूवमेंट होगा। सो हाइट रिलेवेंस इज वन ऑफ द फैक्टर्स व्हिच विल डिसाइड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। साथ के साथ में फैक्टर अफेक्टिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि पैराबोलिक पाथ जब मूवमेंट होगा तो वहां पर फिर एयर रेजिस्टेंस, ग्रेविटी, मास, ये सब इन कंटेंट्स को यूज करते हुए अपने आंसर्स को आप अच्छे से बना सकते हैं। एप्लीकेशन पर फोकसिंग करें, ध्यान ना प्रोजेक्टाइल, फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोजेक्टाइल मोशंस, ये कंप्लीट होना चाहिए। सो दिस इज द चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर दिया हुआ है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, वर्ड्स को ध्यान रखिएगा, फिजियोलॉजी एंड द साइकोलॉजी। ये ब्लंडर मिस्टेक्स हुई एग्जाम्स में कि पूछा फिजियोलॉजी है और लिखा साइकोलॉजी है। हम पढ़ने में गलती नहीं करें, हम बड़े आराम से कंप्लीट करें, क्योंकि 30% अराउंड बच्चों ने ये मिस्टेक की है कि पूछा साइकोलॉजी है, लिखा फिजियोलॉजी है, या फिर फिजियोलॉजी पूछा हुआ है, साइकोलॉजी लिखा हुआ है। सो ये ध्यान रखिएगा। नाउ इन दिस चैप्टर द फर्स्ट टॉपिक पर्सनालिटीज, डेफिनेशंस क्लियर होना चाहिए। उसके अलावा किसी भी एक डेफिनेशन को आप याद करने या अपने हिसाब से आपको डेफिनेशन को प्लान करें, पर साथ के साथ में इनके क्लासिफिकेशंस को ध्यान रखिएगा। जंग क्लासिफिकेशन, ओनली द 2 क्लासिफिकेशन ही हमारे सिलेबस में है इस बार। सो जंग 3 वर्ड से इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, डिस्क्रिप्शन को लिखिएगा, पर इनके ये करेक्टरिस्टिक को बेस बनाइएगा, जो कि करेक्टरिस्टिक पर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस बन सकता है, ये ध्यान रखिएगा। दीज आर द करेक्टरिस्टिक, इनको ध्यान रखिएगा अपने हिसाब से। वेयरएज सेकंड जो है बिग 5 थ्योरीज, ट्रेट है ये बिग 5 थ्योरीज पर्सनालिटीज में 5 वर्ड्स हैं, ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एक्सट्रोवर्जन्स, एग्रीएबलनेस एंड द न्यूरोटिसन पर्सनालिटीज। इस टॉपिक में हमें क्या ध्यान रखना है, हाई एंड द लो स्कोर पर जो आपका बिहेवियर होगा उस पर कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल अलग अलग है, जस्ट अपोजिट है। सो इस टेबल को ध्यान रखिएगा, इन कंटेंट्स को ही आपको एक्सप्लेन करना है अपने डिस्क्रिप्शन के पार्ट में, ये ध्यान रखिएगा। इनके ऊपर में क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटीज बनती है ऑब्जेक्टिव में, इनके ट्रेट्स यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक है उन पर क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटीज बनेगी। सो इनको अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। सेकेंड टॉपिक इजी है, एग्रेशन, एग्रेशन को डिफाइन किया हुआ है, साथ के साथ में इनके टाइप्स ऑफ एग्रेशंस, इन पर एग्जाम्पल पर क्वेश्चंस बन सकता है। स्पोर्ट्स इन द गेम्स की इवेंट पे कोई भी एग्जाम्पल आपको मिलेगा और उस पर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा विच एग्रेशंस वी हैव सीन इन दिस नाउ। सो वो एग्जाम्पल पर भी फोकस कीजिएगा, इन पर हॉस्टाइल, असर्टिव और द इंस्ट्रूमेंटल, ये 3 प्रकार के एग्रेशंस को कंप्लीट रखिएगा और इनके एग्जाम्पल पर फोकसिंग करते हुए एग्जाम्स में अपने आंसर्स बनाइएगा। नाउ साथ के साथ में लास्ट जो टॉपिक अग्रेशन एंड द परफॉर्मेंस, क्योंकि अग्रेशन जो है वो बड़ा इफेक्टिव रोल प्ले करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट नेगेटिव फॉर्म नहीं, पॉजिटिव फॉर्म में। सो वो ध्यान रखिएगा, अपने आंसर्स खुद बना सकते हैं यहाँ पर इस टॉपिक में। साथ के साथ में ये जो नया टॉपिक है इस चैप्टर में उस पर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट इन स्पोर्ट्स। एट्रीब्यूट क्या होता है, क्वालिटी और द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट समवन हैज, मीनिंग में वर्ड सफिशिएंट है। साथ के साथ में इसके जो रेटेड टॉपिक्स हैं 4 टॉपिक्स आर गिवन और 4 टॉपिक से ही क्वेश्चन बन सकता है, चाहे मेजर हो या माइनर हो। सो इनके टर्म्स को ध्यान रखना। सेल्फ स्टीम डेफिनेशंस आपने कंप्लीट की या नहीं किए, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द सेल्फ स्टीम, अपने हिसाब से आप इनको एग्जाम्स में लिख सकते हैं, ब्रीफ कर सकते हैं। वेयरएज पॉइंट टू इंप्रूव द सेल्फ स्टीम, क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटीज बन सकती है जनरल में। सो इस टॉपिक को भी एक बार देखिएगा। साथ के साथ में सेकंड जो टॉपिक दिया मेंटल इमेजरी, यू कैन डिफाइन वेरी वेल, इंपॉर्टेंस है मेंटल इमेजरी के, जो परफॉर्मेंस है, हेल्प्स इन द परफॉर्मेंस, हाउ इट कैन बी, ये क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से। वेयरएज
थर्ड टॉपिक दिया हुआ सेल्फ टॉक, नेगेटिव एंड द पॉजिटिव और द इंस्ट्रक्शंस। ये 3 टाइप से जिनको ध्यान रखिएगा अपने आंसर्स में। बेनिफिट्स ऑफ द सेल्फ स्टीम को आप अपनी लैंग्वेज में खुद एग्जाम्स में बना सकते हैं ना। गोल सेटिंग, यहाँ से 1 मार्क्स और 5 मार्क्स में क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं, सो ये टॉपिक में से भी हमें कंप्लीट करना है, ये ध्यान रखना। टाइप्स ऑफ गोल में 3 गोल्स हैं जो साइकोलॉजी में होते हैं, पर जनरल गोल्स भी है। वो क्या है? रियलिस्टिक एंड द नॉन रियलिस्टिक गोल। क्योंकि एग्जाम्स में 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन प्रीवियसली सीबीएसई में पूछा गया है कि एक्सप्लेन द टर्म रियलिस्टिक गोल। सो इन एडिशन दीज 3 गोल्स, रियलिस्टिक और नॉन रियलिस्टिक गोल को भी ध्यान रखिएगा और उनको एग्जाम्स में अपने प्रिपरेशन में शामिल रखिएगा। नाउ साथ के साथ इस टॉपिक में हमें क्या एडिशनल ध्यान रखना है? नाउ इनके डिस्क्रिप्शन तो है इसे, इन पर क्वेश्चन हैं, बट प्रिंसिपल्स ऑफ गोल सेटिंग इनको ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस पर क्वेश्चंस 5 मार्क्स में या 3 मार्क्स में बनने की प्रोबेबिलिटीज बन सकती है एग्जाम में। सो दीज आर द प्रिंसिपल्स। उसके अलावा अपने हिसाब से भी आप प्रिंसिपल्स को और अच्छे से इफेक्टिव लैंग्वेज में बना सकते हैं। स्पेसिफिक, ये स्मार्ट गोल है, स्मार्ट गोल के हर वर्ड की फुल फॉर्म आपको ध्यान होना चाहिए। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, ये हमें ध्यान रखना है। रियलिस्टिक एंड टाइमली, ये पांचों की फुल फॉर्म भी हमें प्रिपरेशंस में अपने ध्यान रखना है। सो दिस इज द चैप्टर नंबर 9, लास्ट चैप्टर जो हमें बहुत अच्छे से भी कंप्लीट करना है, जो कि स्पोर्ट्स स्पेसिफिक है, जहां पर हमें काफी सारी बारीकियों को भी ध्यान रखना है। लास्ट चैप्टर ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। इन दिस चैप्टर हमें किन किन चीजों पर फोकसिंग करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। नाउ द 4 टॉपिक्स आर गिवन। द फर्स्ट टॉपिक कंसेप्ट ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड द टैलेंट डेवलपमेंट इन स्पोर्ट्स। इन दिस चैप्टर द कंसेप्ट इज गिवन, जनरली रीडिंग सेक्शन ही है, राइटिंग सेक्शन से पैराग्राफ में आप अपना राइटिंग पार्ट यूज कर सकते हैं, बट साथ के साथ इस टॉपिक में हमें एक और बात, प्रिंसिपल्स ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड द डेवलपमेंट, इन पर क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटीज बन सकती है। सो दीज आर द प्रिंसिपल्स। एक रीडिंग सेक्शन से भी आप आराम से अपने आंसर्स को इनको डिस्क्राइब करते हुए कंप्लीट कर सकते हैं। Whereas now ट्रेनिंग साइकिल, सेकंड जो टॉपिक दिया हुआ साइकिल, चूंकि नया टॉपिक है, न्यू टॉपिक है। साइकिलिंग में 3 साइकिल प्लान है, माइक्रो साइकिल, मेजो साइकिल एंड द मैक्रो साइकिल। इन तीनों ही साइकिल प्लान के ड्यूरेशंस ध्यान रखना चाहिए, साथ के साथ में इनके पर्पस वो भी आपको कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि इन पर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस बन सकते हैं। ड्यूरेशंस पर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन हैं, सो उन पर ध्यान रखना। नाउ 3 to 10 days ड्यूरेशन ऑफ द माइक्रो साइकिल प्लान, यहाँ पर मीडियम से, सो 3 to 6 माइक्रो साइकिल और द वीकली साइकिल इज इंक्लूडेड इन द मेजो साइकिल प्लान। मैक्रो इज द लार्ज प्लान, इज 3 to 4 month to 12 month, ये आपका मैक्रो साइकिल प्लान में। ड्यूरेशंस पर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस बन सकता है, साथ के साथ में इनके पर्पस, वो एम क्या है वो भी ध्यान रखना। ये सब कुछ हमारे प्रिपरेशंस में कंप्लीट होना चाहिए। नाउ जो थर्ड नंबर टॉपिक दिया हुआ है, टाइप्स एंड द मेथड्स टू डेवलप द 4 कंपोनेंट्स आर गिवन, 5 टॉपिक्स आर हियर नाउ, और पांचों से ही क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटीज बनती है। द फर्स्ट जो फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट है वो है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मीनिंग, डेफिनेशंस, टाइप्स वो आपके कंप्लीट होने चाहिए। टाइप्स पर स्पेशली फोकस कीजिएगा, क्योंकि इनके टाइप्स पर आपको अपने एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटीज बन सकती है। टाइप्स पर ध्यान रखिएगा कि एग्जाम्पल में के थ्रू, ये जो एग्जाम्पल है इन पर क्वेश्चंस बन सकता है ऑब्जेक्टिव में। डोंट बी कंफ्यूज, सो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, सो अच्छे से इसे कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटीज है। नाउ टाइप्स ऑफ मेथड्स है, मेथड्स में तीनों के नेम्स तो हैं, पर इनके साथ के साथ में राइटर्स और ईयर्स को भी हमें ध्यान रखना है, और एग्जाम्पल ये यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं आप लोगों के अलग से 1 मार्क के अकॉर्डिंग। सो इन टर्म पर स्पेशली फोकस करें। डिस्क्रिप्शन को आप अपने सेंस को यूज करते हुए रीडिंग सेक्शन से भी कंप्लीट कर सकते हैं इन दिस चैप्टर। वेयर सेकंड जो टॉपिक दिया हुआ है वो है एंड्योरेंस। डेफिनेशंस क्लियर होना चाहिए। नाउ साथ के साथ में टाइप्स, ये जो अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द एक्टिविटीज और ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटीज पर अलग अलग टाइप्स हैं, उनको कंप्लीट कीजिएगा। नाउ मेथड्स हैं, 3 मेथड्स हैं, हर मेथड 5 मार्क्स में क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटीज रखता है यहाँ से। सो फर्स्ट मेथड कंटिन्यूअस, 3 वेरिएशंस आर गिवन। इन तीनों ही वेरिएशंस में हमें हार्ट बीट की रेंज हुआ, वॉल्यूम्स हुआ, ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि इनसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटीज भी बन सकती है। सो इन एवरी मेथड, चाहे वो स्लो हो, फास्ट हो या फिर वेरिएबल पेस हो, आपको हार्ट बीट की रेंज और द टाइमिंग ड्यूरेशन जो है वो ध्यान रखना है, ताकि हम ऑब्जेक्टिव में कहीं प्रॉब्लम में ना आए। नाउ जो थर्ड टॉपिक है यहाँ पर वो है जो सेकंड मेथड है यहाँ पर वो है एंड्योरेंस का ही सेकंड जो मेथड है वो है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। इंटरवल में वेरिएशन से स्लो एंड द फास्ट, इन स्लो एंड द फास्ट को हमें कंप्लीट रखना है। स्लो एंड द फास्ट में, एक्सटेंसिव एंड द इंटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग मेथड में जो चेंजेस हैं, जो वेरिएशंस हैं, उनको आप ध्यान रखिएगा अच्छे से, जो कि आपके बुकलेट में एक्सप्लेन किए हुए हैं। साथ के साथ में राइटर्स नेम्स वो भी हमें अच्छे से ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव रिगार्डिंग टर्म्स से जिनसे क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी बनती है। नंबर थर्ड मेथड फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड, इट इज आउटडोर। 3 नेम्स है, स्पीड प्ले या फिर ये आपको अलग से मेथड है,
आउटडोर एक्टिविटीज जैसे स्पीड प्ले और द स्वीडिश मेथड, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि स्वीडन में इसका डेवलपमेंट हुआ है, सो स्वीडिश मेथड भी जनरली इसको बोलते हैं। सो इन तीनों ही नेम्स को ध्यान रखिएगा। इन विच ईयर्स 1930 में ये मेथड डेवलप हुआ है, बट 37 इट इज रिटन बाय द सीबीएसई इन द आंसर की। 30 है एग्जैक्टली, पर 37 में ये मेथड ये लिखा हुआ है सीबीएसई में। अब प्रॉब्लम यहाँ ये क्रिएट होगी कि हम क्या करें। सो एग्जाम्स में ध्यान रखना 30 और 37 बोथ यू कैन राइट। 37 इट इज रिटन बाय द सीबीएसई, यू कैन राइट, यू कैन मेंशन द ब्रैकेट, बट 1930 में ये इन्वेंट हुआ है बाय गोस्टा होल्मर। चूंकि प्रीवियस ईयर्स की आंसर्स की में 37 मेंशन है, हमें दोनों ही टर्म को यूज करना है, पर ऑब्जेक्टिव में ही अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो 37 ही यूज कीजिएगा उस कंडीशन में, चूंकि इट इज गिवन इन द सीबीएसई आंसर की। सो हमें उसे ही ऑथेंटिक मानना है। डायग्राम को ध्यान रखिएगा, डायग्राम्स को आप अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं, चाहे तो आप डायग्राम्स जो आपको एक्सप्लेन किए उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग इन द फिनिशिंग पॉइंट को यूज करते हुए आप अपना डायग्राम्स एवरीथिंग यू विल मेंशन। प्रेजेंटेशन को यूज कीजिएगा। 5 मार्क्स में क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटीज भी बनती है यहाँ से। 1 मार्क्स के टर्म, ये सभी 1 मार्क्स के टर्म्स से जिन पर एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस बन सकता है। Whereas स्पीड के पांचों ही टाइप्स ऑफ स्पीड पर ध्यान रखिएगा। 1 मार्क्स के टर्म पे क्वेश्चन से रिएक्शंस, मूवमेंट, लोकोमोशन, एक्सेलरेशन एंड द स्पीड एबिलिटीज, ये पांचों ही एबिलिटीज क्लियर होना चाहिए। साथ के साथ में इनके मेथड्स, 2 मेथड से एक्सेलरेशन एंड द पेस रनिंग, इन दोनों ही मेथड को कंप्लीट कीजिएगा। इनके वॉल्यूम, ड्यूरेशंस, वो सब कुछ आपके कंप्लीट होने चाहिए रिगार्डिंग दिस। Whereas इंड्योरेंस, स्पीड के बाद हम चलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी की डेफिनेशंस कंप्लीट होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी में 2 हैं, एक्टिव एंड द पैसिव। एक्टिव में स्टैटिक एंड द डायनेमिक, ये वेरिएशंस आपके कंप्लीट और क्लियर होना चाहिए। साथ के साथ में मेथड्स पर फोकसिंग कीजिएगा। देयर आर द 5 मेथड, बैलास्टिक मेथड, स्लो स्ट्रेच इन द होल्ड मेथड, स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड, डायनेमिक स्ट्रेचिंग मेथड एंड द पीएनएफ टेक्निक। ये भी ध्यान रखिएगा। पीएनएफ, प्रोपरसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन टेक्निक, डिस्क्रिप्शंस आर गिवन, ये आप ध्यान रखिएगा। इनको डिस्क्राइब करने में एग्जाम्पल को यूज करते हुए अपने लेंथ को बढ़ा सकते हैं इनमें। बट पांचों में से कोई भी एक मेथड 3 मार्क्स में या फिर ये सभी 5 मार्क्स में क्वेश्चंस बन सकता है यहां से भी। Whereas लास्ट टॉपिक जो दिया हुआ है कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज की डेफिनेशन, साथ के साथ टाइप्स, इन टाइप्स को अच्छे से फोकसिंग कीजिएगा। 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटीज बनती है, क्योंकि 5 मार्क्स के क्वेश्चंस भी हैं। पर ये एक नया टॉपिक है, मेथड्स टू डेवलप द कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज। तो देयर आर द मेथड्स, ये मेथड्स है, क्योंकि ये नया टॉपिक है, सो इस नए टॉपिक को हमें कंप्लीट करना है। देयर आर द 5 मेथड, सिंपल ही है। एक रीडिंग सेक्शन से भी आप अपने आंसर्स को खुद एग्जाम्स में एक्सप्लेन करते हुए जा सकते हैं। सो दिस इज द एंड। साथ के साथ में हमें क्या ध्यान रखना है एग्जाम्स की ओर। जब हम एग्जाम्स की ओर जाएंगे, इस रिविजन के बाद हम 100% जनरली कॉफिशिएंसी जनरेट करते हैं, तो एग्जाम्स में हमें क्या बारीकियां और भी ध्यान रखना है। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट ध्यान रखना है। सो एग्जाम के पैटर्न में अगर आप देखें तो 18 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स, 5 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स, 5 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स, 3 क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स एंड 3 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स, ये हमें कंप्लीट करने हैं। 37 क्वेश्चंस होंगे, 34 ही अटेंड करने हैं। ऑल आर कंपल्सरी। आप देखिए सेक्शन ए एंड द सेक्शन डी में से दोनों ही सेक्शन में कंपल्सरी क्वेश्चन है, ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल। सो यहाँ हम ऑब्जेक्टिव में या केस स्टडी में कोई भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते, हमें कंपल्सरी सभी को करना है। सो 100% एफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए, ताकि हमारा एक भी नंबर यहाँ से नहीं जाए। सब्जेक्टिव पार्ट है बी सेक्शन, सी एंड द ई सेक्शन। इन 3 सेक्शन में वी कैन लीव द 1 क्वेश्चंस। अगर आप कंफ्यूज हैं, कम आता है, तो आप छोड़ सकते हैं वहाँ पर, आप यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ये वर्ड लिमिट है जो हमें ध्यान रखना है। एमसीक्यू है 60 to 90, 100 to 150, 200 to 300 वर्ड्स, जो वर्ड लिमिट सीबीएसई ने हमें इन सेक्शन में दी हुई है। नाउ केस बेस्ड स्टडीज में सभी प्रकार के क्वेश्चन हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो सब्जेक्टिव पार्ट हो, या फिर लैंग्वेज फॉर्म में, तीनों ही प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है आपके केस में। 4 मार्क्स में एक केस होगा तो 3 केसेस आ गिवन। इनमें 4 मार्क्स में 4 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 1 मार्क के क्वेश्चन ही मिलेंगे। वो हमें क्या स्ट्रेटजी एग्जाम में यूज करना है, ये एक्सीडिंग द वर्ड लिमिट। हम एक्सीड द वर्ड लिमिट को यूज करते जाएंगे। यहाँ सब्जेक्टिव पार्ट में जब हम एक्सीड करेंगे तो 2 मार्क्स में 90 to 120 वर्ड, 150 to 200 एंड 300 to 350 या 400 वर्ड को हम यूज करेंगे। वर्ड लिमिट डबल पर टाइम डबल नहीं होता है, सो हमें ये स्ट्रेटजीज यूज करना है। ऑलमोस्ट ये
जब हम पेपर पे जाएंगे तो ये टाइमिंग मैनेजमेंट आप लोगों का है जिसको ध्यान रखना है। नाउ अटेम्प्ट करेंगे तो रिवर्स ऑर्डर में क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। 10:30 पर जैसे स्टार्ट होगा 5 मार्क्स के क्वेश्चन सबसे पहले हम करेंगे, जो कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। साइकोलॉजी में हम जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, 5 मार्क्स के एक अच्छे क्वेश्चन के आंसर में हम इंप्रेस कर सकते हैं। टाइम का मैनेजमेंट ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम के रूम में आपकी स्पीड, कंसंट्रेशन, डेडिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग दे विल एक्ट इन अ हाईएस्ट और ऑप्टिमल लेवल। क्योंकि टाइम आपके माइंड पर होता है, इट मींस इट बूस्ट योर परफॉर्मेंस। सो उस टाइमिंग का मैनेजमेंट हम करेंगे। हम चूंकि हमारे पास जो मैनेजमेंट है वो 60 मिनट का है वह हमारे मैनेजमेंट में, सो हम वो घर से ही सोच के जाएंगे कि 11:30 AM से पहले पहले हमें 5 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट इंप्रेशन से लास्ट इंप्रेशन सीक्वेंस को ब्रेक करते हुए अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन, पूरी बुक के कंटेंट्स को 2 पार्ट में डिवाइड कीजिएगा। वन इज कॉल्ड द स्पोर्ट्स एंड द गेम्स टॉपिक, वन इज कॉल्ड द जनरल और द एकेडमिक टॉपिक्स। क्योंकि स्पोर्ट्स टीचर्स दे विल चेक द कॉपीज ऑफ योर्स, सो उनके फील्ड में, उनके टॉपिक्स में आपको इंप्रेस करना है तो स्टार्ट विद द स्पोर्ट्स एंड द गेम्स कंटेंट्स ऑफ द चैप्टर, उनसे स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 10, 6 एंड द 1 नंबर, ये तीनों ही चैप्टर जो है स्पोर्ट्स स्पेसिफिक है। सो 5 मार्क्स में इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन है, तो आप पहला ही क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करें, सीक्वेंस चाहे वो कोई सी भी हो। सीक्वेंस वी कैन ब्रेक इट इन द एग्जामिनेशंस, ये ध्यान रखना, सीक्वेंस ब्रेक हम कर सकते हैं, हमारे हिसाब से हम अपने आंसर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। 11:30 उसके बाद जो टाइम का मैनेजमेंट है वो 3 मार्क्स में आएगा, तो फिर 60 मिनट की रिक्वायरमेंट है। 12:30 1 PM हम ये मैनेजमेंट ये यूज कर सकते हैं स्ट्रेटजी एग्जाम्स में। अगर आप चाहें तो स्टार्ट विद दिस सेक्शन, अगर हम इस सेक्शन से स्टार्ट करेंगे तो हमारा टाइम का मैनेजमेंट और अच्छा बन सकता है। अगर हम यहाँ पर चूंकि ऑब्जेक्टिव और केस बेस्ड स्टडीज को हम सोल्व कर लेते हैं रीडिंग सेशन के दौरान ही, सो राइटिंग पार्ट में हम अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। अगर आप 10-15 मिनट भी सेव कर लेंगे तो आपको यहाँ पर मैनेज करने के लिए बड़े आसानी होगी। सो हाफ एन आवर में ये काम करके उसका मैनेजमेंट आप परफेक्टली कीजिएगा इस प्रकार से। बट सब्जेक्टिव पार्ट में जब भी क्वेश्चन करें तो 5 मार्क्स से स्टार्ट करते हुए 3 मार्क्स और साथ में 2 मार्क्स। साथ के साथ में एडजस्टमेंट टेक्निक को भी यूज करें। किस प्रकार से? हर क्वेश्चन जगह अगर आपको इतना अच्छा नहीं आता है, सपोज करो 2 एंड 3 क्वेश्चन से जो इतने अच्छे नहीं आते हैं, सो इन्हें बीच बीच में एडजस्ट करें। 2 एंड 3 अच्छे आंसर्स के बीच में हमेशा उस सीक्वेंस को यूज करें जो आपको कम आता है। क्योंकि 3 क्वेश्चन अगर आपने बहुत अच्छे अटेम्प्ट किए हुए हैं तो इन्हीं का पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, तो नेचुरली वो फ्लो में ही मार्क्स दिलवाने में आपकी हेल्प करता है। आपको ये स्ट्रेटजीज यूज करना है। इससे बेटर स्ट्रेटजीज अगर आप बना सकते हैं तो वो यूज करें, बट दिस इज द बेस। ये इस प्रकार के एग्जाम्स में हमें इस स्ट्रेटजीज को यूज करते हुए एग्जाम को फेस करना है। साथ के साथ में लास्ट टाइम पर हमें ध्यान रखना है, नाउ सर्टेन पॉइंट शुड बी रिमेंबर। नाउ फोकस ऑन द प्रेजेंटेशंस, कंटेंट्स का प्रेजेंटेशंस पर ध्यान दें। कंटेंट्स को अगर आप जब लिखते हैं तो साथ के साथ प्रेजेंटेशन को भी ध्यान रखें ताकि हम अपना आंसर दें। 3 मार्क्स में जो पॉइंट सिस्टम है 4 to 5 पॉइंट होना चाहिए, 5 मार्क्स में 7 to 8 पॉइंट। मोर पॉइंट टू बी यूज, इस थ्योरी को यूज करना है। 5 मार्क्स में 5 पॉइंट ही अगर आप लिखते हैं या 3 मार्क्स में 3 पॉइंट ही लिखते हैं तो कोई भी एग्जामिनर 100% या फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स नहीं देगा, क्योंकि मार्जिन नहीं है। अगर गलती है तो वो नंबर कटेंगे। इट इज बेटर इफ यू विल यूज द मोर पॉइंट, तो उसे एक मार्जिन मिलता है और वो अपने मार्क्स को जस्टिफाई कर सकता है। सो मोर पॉइंट टू बी यूज। Where the diagram is required, use it now. जहाँ जहाँ भी डायग्राम की रिक्वायरमेंट है वहाँ यूज करें और प्रेजेंटेशन पर ध्यान रहे। एक्सीड द वर्ड लिमिट, ब्रेक द सीक्वेंस, इन सबको ध्यान रखें। बी केयरफुल इन द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यूज स्पेसिफिक अप्रोच टू सॉल्व द क्वेश्चंस, ये ध्यान रखिएगा। स्पेसिफिक अप्रोच को ही यूज करें, जनरल अप्रोच को यूज नहीं करें। क्वेश्चंस को बड़ी बारीकी से पढ़ें, अगर इजी लगता है तो एक बार 2 बार और पढ़ें। क्वेश्चंस की डिमांड को समझें एंड देन आंसर्स ऑप्शंस को चेक करते अपने आंसर्स को बनाएं। बी केयरफुल इन दीज। नाउ फॉलो द टाइम मैनेजमेंट, दिस इज द स्ट्रेटजीज। रिविजन में इन बारीकियों का ध्यान रखें। नाउ गुड लक, डू योर बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशंस। थैंक यू।